Hi, I welcome you all to our channel. So in this video, in this very short video, we are going to discuss the topic of हिंदी। हिंदी का जो पेपर आता है जिसके 150 मार्क्स होते हैं इस पूरे एग्ज़ाम के अंदर, तो उसको बेसिकली हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कि पहले तो हम लोग ये देखेंगे, एक ओवरव्यू देखेंगे पूरे पेपर का कि किस किस टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और दूसरा फिर ये देखेंगे कि एक पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज़ उपसर्ग, प्रीफिक्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे कुछ अगर आपको बेसिक बेसिक चीज़ें पता हैं तो बड़े आराम से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग क्या कहते हैं कि जो 2023 का पेपर है, ये दृष्टि वालों से मैंने उनके वेबसाइट पर जाकर के पेपर को निकाला है, उसको ही वहाँ से उठा करके देखते हैं। तो पहले तो मैं आपको एक बहुत ही ये चालू करने से पहले बता देता हूँ कि जो दो पार्ट्स में पेपर को आप डिवाइड कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं आपके कम्प्लीटली, और कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव होने वाले हैं। तो अब हिंदी में इसको नहीं बताने जाऊंगा। बेसिकली सब्जेक्टिव का मतलब होता है व्यक्तिनिष्ठ, और ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है वस्तुनिष्ठ। अब डाउट ना हो आप लोगों की मुझे हिंदी आती है कि नहीं आती है। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी है, और मैंने क्लास 10th के बाद हिंदी पढ़ी नहीं थी, और ऑप्शनल में मैंने 243 मार्क्स स्कोर किए थे अपने 2023 के मेंस में। और जो टॉपर के नंबर थे जिनका सिलेक्शन हुआ था वो 260-265 के आसपास हिंदी में था। बाकी का पूरा एग्ज़ाम मैंने इंग्लिश में ही अटैम्प्ट किया था, सिर्फ एक ही हिंदी ऑप्शनल का पेपर था। और क्लास 10th से ग्रेजुएशन और 2 इयर्स ऑफ जॉब, मैंने इस पूरे टाइम में हिंदी कहीं भी कुछ भी पढ़ा नहीं था। सीधा जा करके एग्ज़ाम दे करके मतलब सीधा 2022 में पढ़ना चालू किया, 23 में एग्ज़ाम दे के आया, उसके बाद ही नंबर वो उतना नंबर मेरा आया। तो अब बेसिकली ये कहने बताने का सिर्फ और सिर्फ एक पर्पज़ था कि बचे हुए 49 डेज़, या फिर अगर आप अपने लिए लेके चलो कि 45 डेज़, अगर 2-4 दिन आप पूरा का पूरा सिमुलेट करते हो एग्ज़ाम को, तो 45 डेज़ में बड़े आराम से आप पेपर को बड़े आराम से आप हिंदी को मैनेज कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 150 नंबर का है, और अभी मैं समझाऊंगा किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, कौन कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे जैसे मैं बताते जाऊँ वैसे वैसे आपको नोट करते जाना है कि कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से विषय ऐसे हैं जिस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हिंदी के अंदर, कौन से सब्जेक्टिव हो रहे हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं, मतलब कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन से सब्जेक्टिव। तो ऊपर ऊपर से बता दूं तो उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, वाक्य शुद्धि, वर्तनी शुद्धि, और आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द, और आपका मुहावरे और लोकोक्तियां। ये आपके ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट हो गया। और यहाँ पे बेसिकली पत्र लेखन, गद्यांश, इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं। पत्र लेखन गद्यांश हो गया आपका। तो अब देखते हैं। अब देखो आपका जो यहाँ पहला क्वेश्चन है 2023 का पेपर हम लोग उठा करके देखते हैं। उच्चारण में हो सकता है मेरे कुछ एक दो शब्द इधर उधर जाएं, तो मतलब थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना आप लोग। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो गद्यांश का है। कितने नंबर का है आप देखो यहाँ पे 20, 25, 30 नंबर का एक गद्यांश आ गया आपका। प्रश्न किस, अब ये पढ़ने वाला नहीं हूँ मैं, जो भी ये गद्य खंड है इसको बस यहाँ पे देख लेना है आपको कि किस तरीके के पूछे गए। गद्य का आशय क्या है, मतलब बेसिकली उसका मीनिंग क्या है। एक उससे प्रश्न पूछ लिया वहाँ पे, जीवन निष्प्रयोजन नहीं होना चाहिए से क्या अभिप्रेत है। तो जीवन निष्प्रयोजन नहीं होना चाहिए, अभी बेसिकली आप नहीं भी पढ़ोगे ये गद्य तो भी आपका समझ में आ जाना चाहिए कि मतलब कोई लक्ष्य ही नहीं है आपका जीवन में। देयर इज, इफ़ यू डोंट हैव एनी एम इन योर लाइफ, तो हाउ इज इट गोइंग टू बी अ गुड लाइफ। तो जीवन निष्प्रयोजन नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई प्रयोजन होना चाहिए, कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए लाइफ का। तो हो सकता है जैसे महात्मा गांधी का बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था, आपका भी एक ऑब्जेक्टिव हो। तो बस यहाँ प्रश्न यही है। तो नहीं भी पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आएगा अगर ये निष्प्रयोजन शब्द का अर्थ आपको समझ में आता है कि नहीं। गद्यांश को रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। क्यों पढ़ रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को, जैसे यहाँ पे कुछ पंक्तियों को रेखांकित किया गया, यही पैटर्न आपको आगे देखने को मिलेगा कि एक गद्य का आशय पूछा जाएगा, दूसरा उसमें से कोई एक प्रश्न उठा करके पूछा जाएगा, तीसरा उसमें से कोई रेखांकित पंक्तियाँ रहेंगी, उनका आपको बेसिकली अर्थ लिखना रहेगा, मीनिंग लिखना रहेगा। फिर उसके बाद फिर एक दूसरा गद्य आएगा, पहला गद्य हो गया, दूसरा गद्य हो गया, 30-60 नंबर का। इसमें एक उचित शीर्षक आपको देना रहेगा, टाइटल देना रहेगा उसको। उसके बाद फिर उसी से एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा। ये फर्जी नोटिफिकेशन आते हैं अनअकैडमी के। और गद्यांश का संक्षेपण, मतलब उसका समरी आपको लिखना रहेगा इसको। 30 नंबर ये।
तो जब अभी 2024 का आप पेपर देने जाओगे तो उसमें भी यही आएगा, पहले एक गद्य आएगा, उसमें उसका आशय पूछा जाएगा, उसके बाद उसमें से एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसके बाद कुछ रेखांकित पंक्तियाँ रहेंगी, उनका अर्थ लिखना रहेगा आपको, अपने शब्दों में आपको लिखना रहेगा। उसके बाद फिर एक दूसरा गद्य आएगा, उसमें से गद्यांश का उचित शीर्षक टाइटल पूछा जाएगा। धर्म और नैतिकता का संबंध स्पष्ट कीजिए, ऐसा एक प्रश्न उसमें पूछा जाएगा जो उस गद्य से निकल करके आएगा। और गद्यांश का संक्षेपण मतलब समरी लिखने के लिए आएगा, प्रेसी राइटिंग जिस तरीके से होता है वही। तो अब ये हो गया 30-30-60 नंबर का। ये बताने का मुख्य प्रयोजन जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि अगर आप पेपर में जाओ तो सरप्राइज नहीं होना कि अरे ये क्या पूछ लिया। आपको पहले से पता होना चाहिए कि पहला प्रश्न आशय का आएगा, दूसरा उसी में से कोई एक प्रश्न आ जाएगा, और दूसरा तीसरा रेखांकित पंक्तियाँ रहेंगी, उनका अपने सब शब्दों में लिखना रहेगा, आपको व्याख्या करनी रहेगी शब्दों में। फिर दूसरा प्रश्न आएगा जो उसमें गद्यांश का उचित शीर्षक देना रहेगा। धर्म और नैतिकता का संबंध स्पष्ट कीजिए, ऐसा कोई एक प्रश्न आएगा। और गद्यांश का संक्षेपण मतलब प्रेसी राइटिंग जैसा आएगा, 1/3 शब्दों में। यही प्रेसी राइटिंग है और कुछ है नहीं, समरी लिखना रहता है बेसिकली। तीसरा जो प्रश्न है आपका, 2 लेटर्स आपको लिखने रहेंगे, 10-10 नंबर के 2 लेटर। 20 नंबर का ये हो गया। 30-30-60-20-80 80 नंबर आपके जो हैं ये प्योरली सब्जेक्टिव है। मतलब अगर आपको फॉर्मेट क्लियर है, अगर आपने बेसिकली कुछ कुछ ठीक ठाक चीज़ें लिख दी, तो 80 में से मैं मान के चल रहा हूँ अगर आप 50% स्कोर कर लेते हो तो आपका 40 नंबर यहाँ पे स्कोर हो जाएगा। मैंने बहुत कम मतलब 50% मैंने मान के चला है कि शायद जो इतना एग्जाम में इतना नंबर दे देगा आपको, अगर आप ठीक ठाक वहाँ पे लिख करके आ रहे हो तो। अब आगे का देखते हैं हम लोग कि अब यहाँ से चालू हो जाता है ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो सब्जेक्टिव पार्ट हमारा कितना है, 80 मार्क्स का। बच कितने गए आपके, कैलकुलेट करके जल्दी से बताओ। टोटल आपके 70 मार्क्स बच गए। 150 नंबर का पूरा पेपर है आपका। 150 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है। 80 नंबर का सब्जेक्टिव हो गया और आपका 70 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव में जो पहला विलोम, विलोम मतलब आपको पता ही है, एंटोनिम्स बेसिकली होते हैं। कितने शब्द दिए जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नंबर का ये हो गया आपका 10/10, मतलब हर एक विलोम 1 नंबर का है, ऑब्जेक्टिव है। विलोम का अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो 10 में से हो सकता है आपके 5 नंबर या 6 नंबर बहुत आसानी से आ जाए। अगला है उपसर्ग, जिसको बेसिकली अभी मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से इसको हैंडल करना है आपको। तो 5 दे रखे रहेंगे और इसमें से उपसर्ग को अलग करके लिखना रहेगा। मतलब मूल शब्द रहेगा, उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग बेसिकली आपका जो प्रीफिक्स होता है, जो किसी शब्द के पहले आता है, जो या तो उसका अर्थ बदल दे या तो उसकी अर्थ की तीव्रता को बदल दे। आइदर इट विल चेंज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड और इट विल इंटेंसिफाई द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। तो विज्ञान, जैसे ज्ञान होता है, ज्ञान के आगे वी लग गया तो विज्ञान हो गया। तो इसने उसके वर्ड, उसके मीनिंग को इंटेंसिफाई कर दिया थोड़ा सा, मतलब ज्ञान विज्ञान कर दिया। इसी तरीके से कुछ जैसे प्रतीक्षा में हो सकता है, प्रति एक उपसर्ग है, और इच्छा। अब इच्छा और प्रतीक्षा में अंतर है। प्रतीक्षा मतलब किसी का इंतजार करना, इच्छा मतलब हो सकता है, इच्छा का मतलब होता है कोई डिजायर। तो मतलब इस तरीके से उसके मीनिंग को भी चेंज कर सकता है और उसके जो वर्ड है उसको इंटेंसिफाई कर सकता है, मतलब उसके अर्थ में तीव्रता लेकर के आ सकता है। तो उसके बाद फिर प्रत्यय भी रहेगा इसी तरीके से, जो अंत में लगेगा। जैसे ग्राम और ईंट लग गया, तो ग्राम मतलब गांव और ईंट मतलब ईंट जो है ये बेसिकली आपका एक प्रत्यय हो जाएगा, मतलब सफिक्स हो जाएगा। तो ये उसके यही सेम काम यहाँ पे ये भी करेगा, या तो उसका मीनिंग चेंज कर देगा या तो उसके मीनिंग को इंटेंसिफाई कर देगा, तीव्रता को बढ़ा देगा। उसके बाद फिर वाक्यांश या पदबंधों के लिए एक शब्द लिखें। अनिश्चित जीविका, बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक, 4 अंगों वाली सेना। तो उसके बाद फिर पेट की आग, जैसे पेट की आग को वड़ाग्नि बोलते हैं, वड़ाग्नि। तो ये रामचरितमानस में ही लिखा है। तो मुझे वहीं से बेसिकली ये वड़ाग्नि याद आ गई कि पेट की जो आग होती है उसको। तो ऐसे 5 क्वेश्चन आएंगे, 5-10 नंबर का ये। तो 10 नंबर का उपसर्ग प्रत्यय हो गया आपका, 10 नंबर का विलोम हो गया और 10 नंबर के ये 30 नंबर ये हो गया आपका। उसके बाद फिर वाक्य को शुद्ध करने के लिए आएगा 5 नंबर का ये। 5 वाक्य दे देंगे, उनको शुद्ध करना है। उसके बाद फिर 5 वर्तनी शुद्धि के लिए आएंगे। वर्तनी शुद्धि मतलब अगर आप अभी बैठे हो, मिसलेनियस लिख करके दिखाओ आप, तो उसी तरीके से है कि यहाँ पे हिंदी में भी ऐसे कुछ शब्द रहेंगे जिनको लिख करके दिखाना रहेगा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे मुहावरे और लोकोक्तियाँ। उनका वाक्य में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि अर्थ स्पष्ट हो। एक तो इसका अर्थ लिखना है, मुहावरों लोकोक्तियों का अर्थ लिखिए और उनका वाक्य में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो एक तो लिखना है इसका मीनिंग, उसके बाद एक वाक्य भी बना करके लिखना है। तो ये जो एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग देने का, अब एक एक टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कशन कर सकता हूँ लेकिन ये वीडियो लंबा हो जाएगा, लंबा करने का कोई मीनिंग बनता नहीं है अगर किसी भी एक टॉपिक पे अच्छे से क्लैरिटी ना दे पाऊँ।
तो मैं यही कोशिश करूँगा कि जितने PYQs हैं इनको डिस्कस कर लूँ। अभी मैं कोई प्रॉमिस नहीं करता हूँ इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि ये वीडियो मैंने प्रॉमिस की थी अपने चैनल पे, तो मेरे लिए डालना ज़रूरी था। तो बेसिकली यहाँ पे हम कोशिश करेंगे आगे चल के कि जितने भी PYQs हैं उनको कर लिया जाए। तो 30 नंबर का ये है। 10 नंबर मतलब इनके अगर अर्थ लिख दिए तो 10 नंबर वहाँ मिल जाएंगे, और अगर इनकी मीनिंग लिख दिए तो 20 नंबर मिल जाएंगे। अब ये मैं बता क्यों रहा था, ये बताने का पर्पज़ यही था कि सबसे पहले जो टॉपिक प्रिपेयर करना और जिस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो यही है। क्योंकि एक तो यहाँ पे अगर आपको अर्थ पता है तो आप बड़े आराम से, अगर आपने थोड़ा बहुत भी अभ्यास करके रखा है तो आप प्रयोग उसको कर ले जाओगे। बहती गंगा में हाथ धोना, तो जैसे अभी कोई ऐसी घटना हुई हो या फिर आपके जीवन में कोई ऐसी घटना हुई हो कि जिसमें आपको पता है कि यार कुछ तो भी हो रहा है, उसमें भी अपना फ़ायदा निकाल लिया जाए। तो मतलब अब जैसे मान लो इंडिया पाकिस्तान का जैसे अभी चल रहा था, तो उसमें अगर इंडिया ने राफेल का यूज़ किया और राफेल ने कुछ पाकिस्तान के जेट्स को शूट कर दिया, तो भारत पाक के युद्ध में राफेल के द्वारा पाकिस्तानी सेना के कुछ जहाज़ों को नष्ट करने पे फ्रांस की दसॉल्ट कंपनी ने बहती गंगा अपने शेयर प्राइजेस को बढ़ा करके बहती गंगा में हाथ धो लिया। अभी बहुत लंबा सा सेंटेंस है, बट बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि कंटेक्चुलाइज कर रहा हूँ कि अरे यार अभी किन्हीं दो लोगों का कुछ चल रहा था, उसमें इंडिया ने यूज़ किया और फ़ायदा हो गया दसॉल्ट की कंपनी को, तो बहती गंगा में हाथ धो लिया दसॉल्ट की कंपनी ने, अपना फ़ायदा निकाल लिया। तो इसी तरीके से आप बना सकते हो। थोथा चने बाजे घना, मतलब द पर्सन हु नोज लेस स्पीक्स मोर। तो अब आप बोल सकते हो जैसे हम जब बचपन में बनाते थे कोई ऐसा सेंटेंस, तो उसमें राम ही लिखते थे। तो सबसे पहले राम ने संस्कृत पढ़ी भी नहीं और वो संस्कृत के एक वाद विवाद संवाद में चला गया। इसी को कहते हैं थोथा चना बाजे घना। तो इस तरीके से आप बना सकते हो कि मतलब उसको आती भी नहीं थी और वो चला गया वहाँ पे, मतलब कम आना बोलना ज़्यादा। अब जिस टॉपिक पे हम लोगों को बात करनी है वो उपसर्ग है। उपसर्ग को देखते हैं हम लोग किस तरीके से करना है। अब उपसर्ग के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मैं आप लोगों को नोट करने के लिए कहूँगा एकदम स्टार्टिंग में, देखो कोई भी शब्द जो बन रहा है उस शब्द के या तो उसके पहले जो एक उपसर्ग लग रहा है या तो उसके बाद में एक प्रत्यय लग रहा है। और संधि मतलब दो शब्दों को आपस में जोड़ना और उससे एक तीसरे शब्द का निर्माण करना। यही एक 3 तरीका होता है नया शब्द बनाने का। या तो आप उपसर्ग लगाओ, उसके पहले कुछ लगा करके उसके अर्थ में परिवर्तन करो, या तो उसमें प्रत्यय मतलब लास्ट में कुछ लगाओ, या तो संधि के थ्रू आप उसके मतलब नया शब्द बना सकते हो। तो उपसर्ग में जो बनाने का तरीका, जो ट्रेडिशनल तरीका है उपसर्ग बनाने का, उसमें संस्कृत के कुछ फिक्स्ड उपसर्ग हैं जिनका यूज़ किया जाता है, जिसमें अब जो मैं यहाँ लिखते जा रहा हूँ वो आपको नोट कर लेना है अपने एंड पे कि यही उपसर्ग प्रयोग होते हैं। तो जब आप वाक्य लिखोगे तो आप पाओगे, अभी जब जैसे जैसे हम PYQs को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा देखो यही उपसर्ग बार बार प्रयोग हो रहा। तो ये इतने ही उपसर्ग हैं, अति, अधु, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उप, दुर, दुष, नि, निह, परा, परि, प्रति, प्रा, वि, सम, सुन, निशा। अब थोड़ा गाने जैसा बन गया ये। सम, सु और नी और शा, ये मतलब है। तो ये मतलब जब मैं हिंदी पढ़ रहा था तो मेरे टीचर ने मुझे ये चीज़ सिखाया था। तो अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उप, दुद, दुष, निनिह, परा, परि, प्रति, प्रा, वि, सम, सुन, निशा। तो ये अगर आप बार बार रिपीट करोगे, जैसे अगर आप इसको बोल बोल करके रिपीट करोगे तो ये सारे उपसर्ग आपको याद आ जाएंगे। और जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा इस चीज़ को, अभी जैसे हम लोग देखेंगे इसको यूज़ करके, तो आपको समझ में आएगा कि अरे यार यही तो बार बार यूज़ हो रहा है, इन्हीं में से कोई ना कोई एक आ जा रहा है। तो याद कैसे करें, ये आप कंप्लेन करोगे नहीं इतने ज़्यादा हैं तो हम कैसे याद कर पाएंगे। इसका मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। बेसिकली यही एक सोल्यूशन है कि गा गा करके याद कर लो। अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उप, दुद, दुष, निनिह, परा, परि, प्रति, प्रा, वि, सम, सुन, निशा। अब इसको अगर आप रिपीटेड मोड पे याद करोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अब 23 का पेपर जो है उसमें देखते हैं उपसर्ग कौन सा प्रयोग हुआ होगा। अब पहला इसमें जो पहले मैं इस पेज को क्लीन कर लेता हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं। पहला जो इसमें यूज़ हुआ है पर्यटन।
तो अब सोच के देखो इसमें से कौन सा यूज हुआ होगा। तो जब मैं बोल रहा था अति अधि अनु अप अभि अव आ उत उप दूध दुस निनि परा परि, परिधन अटन, तो ये जो परि है यही इसका उपसर्ग है, ये आपका बन गया। तो परि जो हुआ वो यूज हुआ। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा में कौन सा यूज हुआ होगा, वापस से उसी को जाकर के रिपीट करो आप, जो आपका यहाँ पे मैंने बताया आपको उसको आप रिपीट करो। प्रति, अब पर्यटन था तो वहाँ पे पद यूज हुआ, प्रतीक्षा में प्रति यूज हुआ। इन्हीं, क्योंकि ये संस्कृत के ओरिजिनल वर्ड्स हैं तो इन्हीं का यूज करके ही बनाया जाता है। अन्वेषण, अन्वेषण में कौन सा यूज हुआ होगा, आप सोच के देखो कौन सा यूज हुआ होगा अन्वेषण के अंदर। अति अधि अनु अप अभि अव आ, तो अन्वेषण, तो इसमें जो यूज हुआ है एषण, एषण से बनता है, एषण मतलब होता है किसी चीज को खोजना, अन्वेषण, तो आ यूज हुआ है इसमें, आ धन एषण, तो अन्वेषण। अतिधन, हाँ। उसके बाद फिर जैसे निरूपण, निरूपण में कौन सा यूज हुआ होगा, तो रूपण जो मेन शब्द है रूपण, और जो उपसर्ग हो जाएगा यहाँ पे नी हो जाएगा। तो मतलब जो ओरिजिनल वर्ड्स हैं वो हो सकता है कि यहाँ पे बहुत क्लैरिटी के साथ मैं ना बता पाऊँ, लेकिन आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो यूज हो रहे हैं उपसर्ग वो कौन से उपसर्ग यूज हो रहे हैं। जैसे पर्यटन में मैंने बताया पद यूज हो रहा है, प्रतीक्षा में प्रति यूज हो रहा है, अन्वेषण में आ यूज हो रहा है, निरूपण में नी यूज हो रहा है। तो ये उपसर्ग कौन से यूज हो रहे हैं, जो अभी ऊपर मैंने आपको बताया कि अधि, जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया, अधि अधि अति अधि अनु अप अभि अव आ, तो आ यूज हो गया। उत उप दुद दुष निनि नी यूज हो गया निरूपण में, अन्वेषण में आ यूज हो गया। परि प्रति प्रावि समसुन निशा, पर्यटन में पर यूज हो गया, प्रतीक्षा में प्रति यूज हो गया। इस तरीके से उपसर्ग आपके यहीं से यूज हो रहे हैं। 5 आए थे आपके, 5 में से अब अध्यक्ष में, अध्यक्ष में कौन सा यूज हुआ होगा, अति अधि, अधि यूज हुआ होगा। और जो मूल शब्द बनेगा वो आपको संधि से समझ में आएगा कि मूल शब्द का कौन सा प्रयोग यहाँ पे किया गया, लेकिन उपसर्ग आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो उपसर्ग है वो अधि है। तो जब इस टॉपिक को और हम डिटेल में लेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि किस तरीके से उपसर्ग, जब तक संधि और उपसर्ग दोनों साथ में आप नहीं पढ़ोगे तब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि मूल शब्द क्या है। मतलब जो रूट वर्ड है, जो वो आप धातु जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो वो कौन सा शब्द है, जब तक आप संधि नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं समझ में आएगा। और यहाँ संधि पढ़ा करके बेसिकली बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको वो ये है कि जो उपसर्ग प्रयोग होगा वो मोस्टली इन्हीं में से कोई एक होगा। अति अधि अनु अप अभि अव आ, तो एग्जाम में अगर आप लिख करके आ जाते हो कि ये उपसर्ग प्रयोग हुआ, जैसे अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पर्यटन में कौन सा, तो परि उपसर्ग यूज हुआ, प्रतीक्षा में प्रति यूज हुआ है, निरूपण में नी यूज हुआ है, अन्वेषण में आ यूज हुआ है, तो आपका काम यहीं से बन जाएगा बेसिकली। अध्यक्ष में अधि यूज हुआ है। अब 2022 का पेपर देखते हैं, वहां पे भी ये उपसर्ग वाला प्रश्न देखते हैं। तो एक उपसर्गों का निर्देश दीजिए। हो सकता है एक दो उपसर्ग ऐसे हों जो थोड़े से अलग अलग हो, तो उनसे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होगा कि उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस बनने वाला है। जैसे उद्ग्रीव, उद्ग्रीव में कौन सा यूज हुआ है, उत यूज हुआ है। तो याद करो, उत उप दूर दुष निनि परा, जो सेकंड वाला हम लोग का सेकंड रो था उसमें से उत यूज हुआ है, उत धन ग्रीव। अब यहाँ से जब आप थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना चालू करोगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ठीक है और कौन सा यूज ही हो सकता है। जो मैंने याद किया है, अति अधि अनु अप अभि अव आ, उत उप दूर दुष निनि परा, परि प्रति प्रावि समसुन निशा, इसमें से कौन सा यूज हो सकता है, उत ही तो यूज होगा, और कोई तो दूसरा यूज भी नहीं हो सकता। उप लगा करके आप थोड़ी, उप और ग्रीव लगा करके थोड़ी आप बना दोगे उद्ग्रीव, तो उत ही यूज हुआ होगा। दुध दशा में अब यहाँ पे कौन सा यूज हुआ होगा, या तो आप दुह यूज कर लो, या तो आप जो आपका दुध, ये उपनिषद दुध धन दशा, तो ये दोनों ही उपसर्ग आपके यहाँ पे सही माने जाएंगे। दुह भी सही माना जाएगा और दुध भी सही माना जाएगा, लेकिन बन कहाँ से रहा, उत उप दुध दुष निनि परा, जो सेकंड वाला दो था उसमें जो थर्ड उत उप दुध, दुध जो आया वहीं से यहीं से आया। निमीलित, उत उप दुध दुष नी निह परा, तो जो नी यूज हुआ था नी धन मीलित, यहाँ से बना हुआ। निश्चल, निह धन चल, तो जो निह यूज हुआ था वहां से बना ये। अत्यंत, अति अधि अनु अप, जो पहला ही वर्ड था वहीं से बना है ये अत्यंत। अति धन अंत, उससे ये आधा ता और या बना। तो कहने का मतलब है कि उपसर्ग जो प्रयोग हो रहे हैं वो इन्हीं से ही प्रयोग हो रहा है, जो बताया हम लोगों ने। यहाँ पे देखो जो प्रयोग हुआ, अत्यंत में अति का प्रयोग हुआ, निश्चल में नी का प्रयोग हुआ, निमीलित में नी का प्रयोग हुआ,
दुर्दशा में या तो आप दुर्गा लिख सकते हो या तो दु लिख सकते हो, दोनों ही सही है। उद्ग्रीव में आपका उत का प्रयोग हुआ, तो 1 2 3 4 5। अब जो ऊपर मैंने बताया था आपको, एक बार आप उसको अगर रिवाइज करोगे तो अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उप, ये एक में उत उप, दुद, दुस, निनि, परा, परि, प्रति, प्र, वी, सम, सुन, निशा। हो गया, इन्हीं का प्रयोग होता है बार बार। अब आगे देख लेते हैं 2021 का पेपर। 2021 के पेपर में किस तरीके के उपसर्ग यहाँ पे प्रयोग हुए हैं। पहला, प्रयुक्त उपसर्गों का निर्देश कीजिए। उपासना में कौन सा होगा? उप, धन आसना, उत, उप, दुर, दुष, निनि, परा, उप का प्रयोग हो गया। दुसाध्य, तो दु, धन साध्य, या फिर दुष, जो हम लोगों ने दुध दुष, तो यहाँ पे जो प्रयोग होगा ये आपका दोनों ही सही है यहाँ पे। वापस से एक रिपीट हो गया, निमीलित। अब निमीलित में आपका नी का प्रयोग हो जाएगा। अब सुपुत्र में सु जो होगा बहुत आसानी से किसी को भी समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान वर्ड है। तो टेक्निकल मिस्टेक्स कहाँ पे हो सकती हैं? जहाँ पे आपको पता नहीं है कि संस्कृत का कौन सा वर्ड यहाँ पे प्रयोग हो गया है। जैसे उपासना में आसना धन उप, तो वो भी आसान है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वो भी आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये पता है ये सारी कि अरे यार इतने ही उपसर्ग होते हैं संस्कृत का, इन्हीं को जोड़ जाड़ करके नए नए शब्द बनाए जाते हैं, तो उसी से आपको क्लियर हो जाएगा। सुपुत्र हो गया। अपस्मार में कौन सा होगा? अधि, अति, अधि, अनु, अप, अप। तो जो यहाँ उपसर्ग प्रयोग हुआ अपस्मार में, अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। मूल शब्द क्या है? एक बार मुझे अपने एंड से बहुत सारी क्लैरिटी लेकर के आनी पड़ेगी इसको लेकर के। लेकिन जो बात मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ कि जो मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं बेसिकली, अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उप, दुर, दुष, निनि, परा, परि, प्रति, प्रा, वी, सम, शुन, निशा। अगर आप इसको 10 बार लिखते हो, 10 बार प्रैक्टिस करते हो, इसी तरीके से आप PYQs को लिखते चले जाते हो। जैसे उपासना में उप, उत, उप, दुर, दुष, निनि, परा। दुषाध्य में उत, उप, दुर, दुष, तो दुष का प्रयोग होता है। निमीलित में निनि, उप, उप, दुर, दुष, निनि, परा, नी का प्रयोग होता है। सुपुत्र में सु। अति, अधि, अनु, अप का प्रयोग होता है अपस्मार के अंदर। तो जैसे आपने रिवाइज किया, रिवाइज करके यहाँ पर प्रयोग करके देखा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। इसके पहले जो हम लोगों ने देखा था, उद्ग्रीव, उत, उप, दुर, दुष, निनि, परा, दुर्दशा, उत, उप, दुर, दुर, यहाँ पे निनि, परा, निमीलित, निश्चल, अत्यंत, अति, अधि, अनु, अप। तो अति का प्रयोग यहाँ पे हो जाता है। टेक्निकल नहीं है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा। यहाँ पे बेसिकली आपको इसको याद करना है, जो यहाँ पे मैंने इसको लिखा हुआ है। और जैसे आप याद करोगे और प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको समझ में आएगा इन्हीं में से कोई ना कोई उपसर्ग निकल करके आता है जिसका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो अगर मुझे टाइम मिला तो अगर मैं संधि को एक्सप्लेन कर पाया तो संधि और ये मूल जो शब्द है, इन दोनों को जोड़ करके मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से उपसर्ग का प्रयोग करके नए नए शब्द बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे भी दे रखा है अपव्यय में बताओ, तो अब समझ में आता है। अति, अधि, अनु, अप का प्रयोग हो रहा है। अप, धन, व्यय। निष्काम में निनि, परा जो यूज हुआ था, तो उसमें जो निह था वही यहाँ पे हो जाएगा। उन्नयन, उत, उप, दुर, दुष, जो सेकंड वाला था, तो उत का प्रयोग हुआ यहाँ पे उन्नयन में। संशय में तो यहाँ पे सम का प्रयोग हुआ, सम, धन, शय। तो स्वच्छ में कौन सा आपका प्रयोग हुआ होगा? स्वच्छ में जो भी आपका उपसर्ग प्रयोग हुआ होगा, बेसिकली मुझे भी इसका इतना एग्जैक्ट क्लियरिटी नहीं है यहाँ पे, लेकिन जो यहाँ पे पहले के 4 वर्ड है, अपव्यय उसमें अप का प्रयोग हुआ, अति, अधि, अनु, अप। निष्काम में निह का प्रयोग हुआ है। उन्नयन में उत का प्रयोग हुआ है। संशय में संशय बोलते हैं उसको, संशय जो संशय बोलते हैं उसको बेसिकली सम का प्रयोग हुआ है वहाँ पे। तो ये 4 ऐसे शब्द हैं जो बेसिकली यहाँ पे जो मैंने बताया आपको उपसर्ग, उन्हीं में से कोई ना कोई निकाल करके प्रयोग किया गया। 2019 का पेपर है, यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं उपसर्ग कौन कौन से प्रयोग हुए हैं। संगोष्ठी, तो सम, धन, गोष्ठी। तो एक जो आपको समझ में आ रहा है कि इसका भी प्रयोग अच्छा खासा कर रहे हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पे सम का प्रयोग किया है, यहाँ पे सम, धन, शय। तो संशय का प्रयोग जो वहाँ पे लिखा है। प्रति, धन, अक्ष। अब परि, प्रति, प्रा, भी, प्रति जो हम लोगों ने पढ़ा वहीं से यूज हो रहा है। पराक्रम, तो उत, उप, दुर, दुष, निनि, परा, और जो मूल शब्द यहाँ पे रहेगा वो
तो समझ में आ रहा है कि कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ होगा, यही उपसर्ग है हमारे पास, और इन्हीं में से परा का प्रयोग हुआ। निर्वसन, निह धन वसन, उत उप दुद दुष, नि निह परा, नी और निह, तो जो वहाँ पे नी है उसी का यहाँ पे, जैसे निमीलित में हमको सीधा समझ में आ रहा था कि यार ये नी का प्रयोग हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे जो ऊपर रेफ लगा हुआ है, जो रा की मात्रा लगी हुई है, उससे पता चल रहा है कि यार ये निर्वसन है यहाँ पे, निसंदेह है, तो यहाँ पे भी निह का प्रयोग हुआ है, दोनों जगह निह उपसर्ग के प्रयोग हुए हैं। खत्म हो गया पेपर। अब उपसर्ग टॉपिक में हर साल 5 नंबर आ रहा है। 5 में से एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि यार 5 में से 4 ऐसे हैं जो मैं इन्हीं शब्दों में से, जो मैंने शब्द अभी तक पढ़े, उन्हीं में से कोई ना कोई उपसर्ग होगा। अगर मैंने एक बार इनको रिवाइज किया, एक बार और देखा और उपसर्ग की प्रैक्टिस करना चालू किया आपने, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। कौन सी बुक यूज़ करनी है, तो शिल्पी पब्लिकेशन की जो PYQ वाली बुक आती है हिंदी की, वही यूज़ करना, उसी को एक बार देखना, और वहीं से जितने भी PYQs आए हैं उपसर्ग के, पहले तो उनको इसी तरीके से तोड़ तोड़ के आप देखना चालू करना। अगला जो टॉपिक मैं कोशिश करूंगा कि संधि या फिर किसी और टॉपिक पे लेके आऊँ, या लेटर राइटिंग पे लेकर के आऊँ, ताकि आपको लेटर में भी समझा सकूँ। जितना मुझे आता है उतना मैं आपको समझा सकूँ। तो बेसिकली ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। बाकी जो एक स्कीम्स के ऊपर एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट थी कि लेकर के आने के लिए वीडियो, मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी उसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊँ। थैंक यू सो मच।